Sure, let's start with. Sure. So good morning. फिर स्टार्ट करते हैं आज से. फर्स्ट क्वेश्चन. Quadrant Future Tech Limited India signed MOU with which of the following company to implement Kavach? गर्मी लग रही है यार. ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. नहीं देखा, कॉन्फिडेंस देखा. IRCTC. एक और बार पढ़ लो आराम से. Quadrant Future Tech Limited signed MOU with which body to implement Kavach? कोई बात नहीं. वैसे वहां से आना चाहिए था घूम के. उसने कितने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया? ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. और कोई आंसर है? ए ऑप्शन है IRCTC. ऑप्शन बी. एक और रह गया, ऑप्शन डी बोलेंगे. नहीं, तो दोनों का ही गलत है ना. इट इज बी, रेलटेल. रेलटेल जो है, इसके साथ क्या साइन किया गया है? एक MOU साइन किया गया. MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और इस MOU में कवच को जो है इंडिया एंड अदर कंट्रीज तक पहुंचाना है. क्वाड्रेंट फ्यूचर जो है वो एक पंजाब बेस्ड कंपनी है. ठीक है. अब इसका कवच का काम क्या है? कवच है क्या? बेसिकली जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सेफ्टी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है. ओह माय गॉड. मेरे पापा भी करते हैं, मुझे पता है. कवच ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए ट्रेन अवॉइडेंस, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है. 2020 में इंडिया ने खुद ने इसे बनाया है और इसके बाद इसकी टेस्टिंग चलती है. अब ये है क्या? जैसे जो ट्रेन्स हैं, जब हमारे यहाँ क्या है, कोलिजन के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो उन्होंने बनाया क्या, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बना दो कि अपने आप ही जब ट्रेन एक दूसरे के सामने आ जाए तो अपने आप ही क्या करें, ये एक्टिवेट हो और ट्रेन को स्लो कर दे, जिससे कोलिजन के चांसेस कम हो जाए. और इसकी जो पहली टेस्टिंग थी, मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चीज की कि जनरली टेस्टिंग कैसे करते हैं, साइंटिस्ट को बिठा देते हैं, जो डेवलपर्स हैं उनको बिठा देते हैं. मोदी गवर्नमेंट ने पता क्या किया? मिनिस्टर्स को ही बिठा दो. दोनों ट्रेन में आमने सामने मिनिस्टर्स को बिठा दिया. बोलते हैं अगर ट्रेन टकराई तो जान साइंटिस्ट या इंजीनियर्स की नहीं जानी चाहिए, है ना. नुकसान किसका हो भाई? तुम ही डेवलप करवा रहे हो. एक्चुअल में फंड्स कौन लेके जाता है? रेलवे मिनिस्ट्री, है ना. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक. तुम ही बिल्ड लो, उसके बाद देखेंगे कुछ अगर होता है तो. और सक्सेसफुल टेस्ट रहा. इसके बाद से कवच को क्या किया गया? ऑल इंडिया इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रपोज कर दिया गया. अब हालांकि अभी तक पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, उसके लिए इतना क्या नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर पाए. लेकिन अब जो है धीरे धीरे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है. फिलहाल साउथ इंडिया में काम कर रहा है, नॉर्दर्न इंडिया में भी एक्टिव नहीं हुआ है. नहीं, मोदी जी नहीं जाएंगे, वो किसी को भेज देंगे. दो लोग कभी नहीं जाएंगे, एक अमित शाह, एक मोदी जी. इसके बाद CAG ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड MOU विद विच कंट्री? एक MOU साइन किया गया है टू शेयर. मम्मी मेरा पंखा चला दे. कौन है ये? अभी क्लास ऑनलाइन जब जाएगी रिकॉर्ड होकर के तो ये भी साथ में जाएगा. शेयर ऑडिट डिटेल्स और उसको इंप्रूव करने के लिए.
ऑडिट की नॉलेज शेयर करने के लिए है, नहीं माइक बंद हो गया, अब ठीक है। तो ये किसके लिए किया गया है एमओयू साइन? ऑडिट की नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आपस में दो कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगी कि ऑडिट को कैसे इंप्रूवाइज किया जाए, साथ ही साथ इंप्रूव करेंगी डिटेल्स को जो शेयर करेंगे क्या आपस में, कि हमारे यहां से कितना आपके यहाँ ब्लैक मनी व्हाइट मनी जो ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन एमओयू साइन किया है, वो किस कंट्री के साथ किया है इंडिया ने? नाइजीरिया, नामीबिया, नीदरलैंड्स, नेपाल। नाइजीरिया के साथ लास्ट क्लास में कर चुके हैं ये। डेवलप्ड बैंक वगैरह से वहीं पे है। तो ऐसा क्यों लगता है कि नीदरलैंड्स के साथ ही करेंगे अगर डेवलप्ड बैंक है? इस वजह से तो स्विस बैंक तो नीदरलैंड से बिल्कुल अलग हो जाएगी। नेपाल के साथ किया है इस बार। किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है ये एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि इंडिया का नेपाल एक तो बॉर्डर है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री है, उसके बाद नेपाल के साथ हमारी ट्रांजैक्शन जो है बहुत ज्यादा होती है। किस केस में? ब्लैक मनी में, चाहे वो व्हाइट मनी हो चाहे ब्लैक मनी हो, दोनों में बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा बॉर्डर्स मिलते हैं, इसलिए हमारा ओपन बॉर्डर इनके साथ एग्रीमेंट चलता है। इंडिया से अगर आपको नेपाल जाना है, आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए नेबरिंग कंट्री में ये पहली कंट्री है जिसके साथ हमने ये एग्रीमेंट किया। इससे पहले नाइजीरिया के साथ कर चुके हैं, अभी रिसेंटली अप्रैल में ही किया था। मई में किसके साथ कर लिया है? नेपाल के साथ। ठीक है, और सीएजी के बारे में अगर अपन बात करें तो सीएजी क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। पोस्ट कब बनाई गई थी? सीएजी की पोस्ट नहीं भैया, ये अंग्रेजों ने ही बना दी थी। ठीक है, 1860s में इस पोस्ट का क्रिएशन हो गया था, तब इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहते थे। उनके लिए सिर्फ ऑडिटर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी। आगे चल के इंडिया जब आजाद हो जाता है और हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब इसके लिए अलग से प्रोविजंस बनाए गए अंडर आर्टिकल 148 टू 151। तो ये कैसी बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी इंडिया में कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। 6 इयर्स मतलब अपनी पोस्ट पे या तो 6 साल रहेगा या फिर मैक्सिमम किस एज तक रहेगा? 65 इयर्स ऑफ एज की एज तक। ठीक है, अगर इसको हटाना है तो प्रोसीडिंग्स किस में आती है? नॉर्मली इसको ऐसे नहीं हटाया जाता जैसे अदर लोगों को हटाया जा सकता है। ठीक है, नहीं, इम्पीच इंडिया में याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो इम्पीच इंडिया में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी सबकी प्रोसीडिंग सिमिलर होती हैं, लेकिन इम्पीच जो टर्म है इम्पीचमेंट, वो हम केवल एक ही इंसान के लिए यूज करते हैं, वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इनकी प्रोसीडिंग सेम रहेंगी कि इनके लिए भी क्या लाना पड़ेगा? मोशन लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, चाहे वो कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। इसके अलावा 14 दिन का इन्हें नोटिस दिया जाएगा और फिर एक कमिटी बनाई जाएगी। वो कमिटी क्या करेगी? इसका इन्वेस्टिगेट करेगी केस को। अगर वो कमिटी ये कह देती है कि हाँ ये जो है गिल्टी है, तो उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी और दोनों तरफ वोटिंग की जाएगी। ठीक है, और मेजोरिटी वोट से इन्हें क्या किया जाता है? हटाया जाएगा। सेम सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जजेस को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही सीएजी को हटाया जाएगा और वैसे ही किसको हटाया जाता है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसके बाद which body has made registration of PMS distributors with APMI? किस बॉडी ने क्या किया है? पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनका रजिस्ट्रेशन किसके साथ करना है आपको? एपीएमआई के साथ मैंडेटरी करवा दिया है। पहले तो पीएमएस ही क्या होता है?
ये तो क्वेश्चन होना चाहिए था ना आप लोगों का। तुम लोगों के लिए चेयर्स नहीं है वैसे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या है? एक तरह से म्यूचुअल फंड्स। अब क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। कौन है इसके लिए? सेबी ने। तो सेबी ने इसको मैंडेटरी करवाया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। एपीएमआई इज एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफ इंडिया। इनकी एक एसोसिएशन है, उसके साथ कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा? इन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी या किसी के भी असेट क्या करने हैं? मैनेज करने हैं। फाइनेंशियल फंड्स क्या करने हैं? मैनेज करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाओ, तभी आप क्या कर सकते हो? पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो या फिर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। होता क्या है, जैसे आप लोगों को शेयर्स खरीदना है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या बनूंगा? बीच में एक मीडिएटर। तो पीएमएस मैं बन जाऊंगा और मैं क्या करूंगा? आप यश आया, यश ने बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं रहता, आप मेरे क्या करो, मेरे लिए म्यूचुअल फंड्स खरीद दो या फिर मेरा पैसा पकड़ो, ये मैनेज करो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो वो सर्विसेज जो है उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है। सेबी कब बनी थी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और बनाई कब गई थी ये? कब बनाई गई थी? रजत तुम्हारी क्लास में बता चुका हूं ये। सब एक एक करके एक ही बार में आ जाया करो ना। 1993 देख के नहीं बताना है। और तो इसे बनाया गया था सबसे पहले 1988 में। ये याद रखना, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1988 में। लेकिन इसके पास पावर नहीं थी, क्योंकि ये जब बनाई गई थी 1988 में, तो कैसे बनाई गई थी? एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। और किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। कारण क्या होता है उसका? सिंपल। पुलिस के पास, मैंने आपको क्लास में बताया था, पुलिस के पास पावर कहां से आती है? आईपीसी है, ठीक है। और अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, ऐसे ही मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है जिसमें आपको गाड़ियां रोक ली जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्ट बना हुआ है, अगर आप ओवरलोडिंग करके गाड़ी ले जाओगे तो उसमें पुलिस आपको रोक सकती है, ठीक है। तो हर पावर के पीछे क्या होता है? इंडिया में एक्ट होता है। ये हमने ब्रिटिशर से सीखा है, बिना एक्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेबी के पास भी कोई पावर नहीं थी, ये एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई थी ताकि मॉनिटर कर पाए। पहले इसका काम था शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को क्या करना? मॉनिटर करना, बस। आगे चल के 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया, तब समझ में आया कि यार सेबी को हमें क्या देनी चाहिए? पावर देनी चाहिए, जिससे वो खुद से एक्ट कर पाए। अभी तक ये केवल और केवल मॉनिटर कर रही थी, अब ये क्या करेगी? रेगुलेट करना शुरू कर देगी। पूरी स्टॉक मार्केट को क्या करेगी? स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको क्या करना है? इसे रेगुलेट करना है। सिर्फ मॉनिटर नहीं, रेगुलेट करना है। और 1992 में सेबी एक्ट लेके आए, तो वहीं से ये क्या बन गई? एक स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या डिफरेंस होता है स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में? रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है किसी भी चीज से रिलेटेड है, बट एक्ट के अंडर, एक्ट की पावर्स के अंडर लगा नहीं होगा फिर तो कर देंगे यार। आदित्य बेचारा बोल तो सही रहा है, थोड़ी सी गलत हो रही है बस जगह। थोड़ी सी गलती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, ठीक है।
एग्जीक्यूटिव बॉडी को कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टैट्यूटरी बॉडी को कौन बनाता है? पार्लियामेंट। दोनों में डिफरेंस है। पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पार्लियामेंट जो लॉ बना देगी उसे इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी। बस एग्जीक्यूटिव बॉडी का ये काम होता है। तो जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी अगर कभी आती है सामने कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, तो उसका मतलब क्या है? इट हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जब तक एक्ट नहीं बनाएगी तब तक बॉडी क्या नहीं बन सकती? स्टैट्यूटरी नहीं बन सकती। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपन ने लास्ट देखा सीएजी, वो कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कारण क्या है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल होने का? क्योंकि उसके खुद के क्या है? आर्टिकल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। इसके बाद व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया फोरकास्ट बाय ओईसीडी? कितनी है राहुल? अरे कैसा लग रहा है बड़े दिनों बाद आके? अरे तो एक और पीछे बैठा हुआ है राहुल। हर्ष क्या हुआ एग्जाम उसका, एसएसबी का? कितने कौन से दिन बाहर आया? स्क्रीनिंग में बाहर हो लिया? हाँ फर्स्ट टाइम एसएसबी था तेरा? तो बगल में ये तेरा दोस्त बैठा हुआ है, दे चुका है एसएसबी, उससे पूछना चाहिए थी। नहीं मैं तो शेर। अब कब है एग्जाम? सो ओईसीडी ने इंडिया की ग्रोथ रेट को क्या किया है? रिवाइज कर दिया है। और कितनी कर दी है ये? 6.6। ठीक है, 6.1 से रिवाइज करके कितनी कर दी है ग्रोथ रेट? 6.6। ये ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि हमारी जीडीपी इस साल कितनी तेजी से ग्रो करेगी, तो उसकी रेट निकाली जाती है। और वो रेट कितनी निकाली गई है? 6.6%। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्या देती है? रेट्स देती हैं। जैसे नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे चेंज की जाती है। ठीक है, वो क्वार्टरली डाटा भेजा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज की जाती है कि कितना अकॉर्डिंगली जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, डाउन जा रही है या अप जा रही है, किस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है, किस सेक्टर में कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर बताते हैं कि जीडीपी कितनी ग्रोथ करेगी। मेन बात है जो वो है ओईसीडी। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्म्ड इन, स्टैब्लिश की गई थी 1960 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, ओईसीडी के जो मेंबर्स हैं वो 18 मेंबर्स प्लस 18 यूरोपियन मेंबर्स हैं, प्लस यूएसए, प्लस कनाडा। इंडिया जो है इनके साथ काम करती है, ओईसीडी के साथ काम करती है, लेकिन मेंबर नहीं है। कारण क्या है इंडिया के मेंबर ना होने का? ओईसीडी में जो कंट्रीज आती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें वो कैसी कंट्रीज हैं? डेवलप्ड। उनकी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा होती है और इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, हालांकि इंडिया से जीडीपी सबकी ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट ज्यादा होती है और पर कैपिटा इनकम भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। ओईसीडी रिसेंटली क्या है अपने लिए फेमस हुआ और इसने एक टर्म दिया, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग।
और एक और टर्म दिया टैक्स हेवन्स। ये दो टर्म्स की वजह से ओईसीडी बड़ी फेमस हुई रिसेंट ईयर्स में। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या है? जैसे एक कंपनी है, जैसे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक के अंडर में 3 कंपनीज और काम करती है, वो मेटा के अंडर में 3 कंपनीज और काम करती है। कौन कौन सी? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इनके पास आपका डाटा रहता है, ये पूरा बिजनेस कहां चला रही है अपना, मतलब जैसे इंडिया में अगर बिजनेस कर रही है तो पैसा कहां से कमा रही है? इंडिया से कमा रही है। लेकिन ये करते क्या है, अपने आप को कहीं और रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं, जिसके साथ क्या होगा, इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा। कि जैसे अगर तुम्हारे यहाँ की कंपनी है, जैसे इंडिया के एग्रीमेंट है सिंगापुर के साथ, सिंगापुर में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और वो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सिंगापुर के पास। और इंडिया की कोई कंपनी है जो सिंगापुर में बिजनेस कर रही है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का, कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? इंडिया के पास। तो इसे कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये कंपनीज क्या करती हैं बड़ी बड़ी, ये अपने आप को ऐसी जगहों पर रजिस्टर करती हैं जिन्हें कहा जाता है टैक्स हेवन्स। मॉरिशस, फिलीपींस, इन जगहों पे अपने आप को क्या करती है? रजिस्टर्ड करना पसंद करती है। कारण क्या है? यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है बहुत कम है, 3%, 4%। जबकि इंडिया में अगर बात करें तो कितना जाता है? 22%, 25%। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए 40%। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं अपने आप को, जैसे अमेरिका की कंपनी है मेटा, जो फेसबुक जो है वो अमेरिका की कंपनी थी, लेकिन हुआ क्या, अमेरिका लगाती थी 22% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो मार्क जकरबर्ग ने आइडिया निकाला, क्यों ना मैं अपनी कंपनी को किसी ऐसी जगह बेस करूं जहां से क्या निकले, कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम हो जाए। तो उसने अपनी कंपनी क्या की, मेटा बनाया, और मेटा को नीदरलैंड्स में क्या किया, रजिस्टर करवाया, और पूरे फेसबुक के शेयर्स किसको बेच दिए? मेटा को। अब फेसबुक किसकी है? मेटा की। और मेटा कहां की है? नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स में टैक्स रेट कितना है कॉर्पोरेट टैक्स? 4%। इंडिया में भी कई सारे ऐसे बिजनेसमैन है वो यही करते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी ही कंपनी को रजिस्टर कर देंगे मॉरिशस में। तो इससे दिखता क्या है कि इंडिया में एफडीआई बढ़ रही है, क्योंकि मॉरिशस से पैसा आएगा तो ये लगेगा हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो पैसा हो क्या रहा है, हमारा ही पैसा घूम करके वापस हमारे पास आ रहा है। तो पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, मॉरिशस में टैक्स रेट 3% चलता है कॉर्पोरेट टैक्स, और इंडिया में कितना चलता है? 22%, 25%। अभी रिसेंटली 22% किया है, पहले 25% हुआ करता था। तो इस वजह से क्या होता है, जो कंट्रीज जहां एक्चुअल में बिजनेस चल रहा है उनके पास टैक्स नहीं पहुंच पाता। तो इसी को बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये कॉन्सेप्ट दिया ओईसीडी ने, और टैक्स हेवन्स के ऊपर क्या करना शुरू किया इन्होंने, टैक्स हेवन से बोला कि देखो अब आप अगर 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का नाम सुना होगा किसी ने? मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कोविड के बाद से इसकी बात बहुत हुई थी। 2021 में इसके लिए डिस्कशन किया गया और बताया गया कि 15% आपको क्या लगाना चाहिए, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। जो कंट्री से फुलफिल नहीं करेगी उसके साथ जो डेवलप्ड नेशन है वो डील नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। उन्होंने ये कह दिया कि आप मिनिमम कितना रखो कॉर्पोरेट टैक्स, 15%। अमेरिका में 22% है, तो आप कितना रखो, 15%। इससे कम कॉर्पोरेट टैक्स होगा तो उसके ऊपर क्या लगा दिए जाएंगे, सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो इसी वजह से ओईसीडी फेमस हुई। तो आपको ओईसीडी का हेडक्वार्टर याद रखना है, बनी कब है ये याद रखना है। फेमस किस वजह से, तो 2 वजह से। एक बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ओईसीडी ने दिया, और टैक्स हेवन्स की वजह से। ठीक है, इंडियन के साथ मिलकर के काम करता है लेकिन मेंबर नहीं है। G7 के जितने मेंबर्स हैं वो सब किसके भी मेंबर्स होंगे, ओईसीडी के। इसके बाद नेक्स्ट, कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन रिसीव्ड व्हाइटली गोल्ड अवार्ड बिलोंग्स टू विच स्टेट? किससे आती है? असम से। किससे आती है? असम। ठीक है, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड को क्या कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर। क्या कहा जाता है इसे, ग्रीन ऑस्कर। काम किसके लिए किया इन्होंने, वेटलैंड्स के लिए। एंड एक बर्ड है असम में, हार्गिल। इस बर्ड के लिए, इस बर्ड को कंजर्व किया, और किसके लिए काम किया, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या दिया गया है, और देता कौन है ये, यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है, जिसे ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड क्या होते हैं? कोई भी मार्शी लैंड जहां पानी अवेलेबल है ग्राउंड लेवल पर, उसे क्या कह देते हैं अपन? वेटलैंड। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा गड्ढा कर दो बोलते हैं ये वेटलैंड है हमारा, वो नहीं होगा। वेटलैंड का मतलब जैसे पेडी की फील्ड, पेडी मतलब समझते हो ना, राइस, राइस की फील्ड को क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा किससे भरी रहती है? पानी से भरी रहती है। क्या होते हैं? हाँ, मैंग्रोव्स भी वेटलैंड एरिया, लेकिन मैंग्रोव्स को प्रॉपर वेटलैंड में नहीं ला सकते ना, क्योंकि मैंग्रोव्स जो है कोस्टल एरियाज में पाए जाएंगे। ठीक है, डेल्टास को कह सकते हो आप, एस्चुरी भी नहीं आती इसमें, डेल्टास जो है वो किस में आ जाते हैं? वेटलैंड में आ जाते हैं। सो वेटलैंड को कंजर्व करना बड़ा जरूरी है। कारण क्या है? वेटलैंड कंजर्वेशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये कार्बन सिंक बहुत बड़े होते हैं, कार्बन सिंक है, और सबसे बड़ी दूसरा मीथेन। मीथेन को सबसे ज्यादा एमिट भी यही करेंगे क्योंकि पैडी फील्ड जो है वो मीथेन का सबसे बड़ा एमिटर होता है। ठीक है, इसके अलावा मीथेन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी कौन करता है? वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड्स के लिए वो चलाया गया था कन्वेंशन, जिसे बोला जाता है रामसार कन्वेंशन। 2 फेब 1971 को ये स्टार्ट हुआ था ईरान में। ईरान में ही एक जगह है रामसार, वहीं पहला क्या बनाया गया था? रामसार साइट। इसके अंडर में क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर सस्टेनेबल यूज। कैसा यूज करना है इनका? सस्टेनेबल। प्रोहिबिशन नहीं लगता, वेटलैंड्स को आप यूज कर सकते हो, लेकिन कैसा यूज करना है? सस्टेनेबल, कि वो सस्टेन कर पाए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इंडिया में, जहां भी वेटलैंड दिख रहा है उसमें मिट्टी डालते हैं, उसको कवर अप करते हैं और बिल्डिंग खड़ी करवा दो। ये हो रहा है इंडिया में। मेजर प्रॉब्लम आई थी गुड़गांव में, हरियाणा और उसका पूरा रीजन कौन सा? गुड़गांव वाला रीजन। वहां ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जो डीएलएफ आई वहां पर, तो डीएलएफ ने क्या किया? कई सारे वेटलैंड्स को कवर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हरियाणा में जो है प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। क्या प्रॉब्लम्स बढ़ी? कि जो पैडी फील्ड होती थी हरियाणा की, हरियाणा और पंजाब की, वो पैडी फील्ड कार्बन और मीथेन दोनों को इमिट भी करती थी, लेकिन सिंक करने का काम भी उसी में होता था। अब वहां कार्बन जो है इमिट तो हो रहा है, लेकिन सिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि पैडी फील्ड जैसे ही फसल कटती है उसके बाद पूरा एरिया कैसा कर देते हैं वो लोग? खाली। वहां पानी नहीं छोड़ते हैं, और धीरे धीरे उनपे क्या बनाने लगे? बिल्डिंग्स। तो जैसे जैसे वेटलैंड्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बायोडायवर्सिटी को भी ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। इसीलिए ये कन्वेंशन चुना गया, स्टार्ट किया गया। और इंडिया में अगर इसकी टोटल साइट्स बोले तो 75 साइट्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साइट्स अगर है तो वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 14 वेटलैंड्स हैं। पहले यूपी में हुआ करते थे, 2023 में पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया और सबसे ज्यादा साइट्स कहां हो गए? तमिलनाडु में। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है? वेटलैंड साइट सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसमें एक और रिकॉर्ड बोला जाता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो वो भी इसी से रिलेटेड है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, इसमें वो वेटलैंड्स रखे जाते हैं जो पहले एक्सटिंक्ट हो रहे थे, एंडेंजर्ड थे, लेकिन अब उनको क्या किया जा रहा है? रिकवर करने के लिए उन पे काम किया जा रहा है। तो इंडिया के 2 जो वेटलैंड्स हैं वो इसमें आते हैं। एक है इंडिया का क्यूलाडो, और दूसरा लोकटक। लोकटक लेक कहां है? क्यूलाडो। ठीक है, तो ये दोनों कौन से थे? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड पे आते हैं। पहले ये क्या हो रहे थे? डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन अब इन्हें क्या किया जा रहा है? रिकवर कर लिया जा रहा है। जो भी वेटलैंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उन्हें किस में रख दिया जाता है? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चंस इनसे यही बनते हैं। जैसे वेटलैंड, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? रामसार कन्वेंशन ये कब स्टार्ट हुआ? तो उसकी डेट याद रखना है और ईयर याद रखना है।
2 फेब 1971। कहां से स्टार्ट हुआ? तो ईरान से। रामसर साइट पहली कौन सी थी? ईरान में थी। इंडिया में कितनी साइट्स है? तो 75 साइट्स है। सबसे ज्यादा साइट्स कहां है? तमिलनाडु में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे एसोसिएटेड है? ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो वो किससे एसोसिएटेड है? रामसार कन्वेंशन वेटलैंड साइट से। ठीक है। के बाद रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? Recently, who has been appointed as president of GST Administrative Tribunal? कौन है? श्रुति बोल दो जल्दी से। चार ही ऑप्शन है, चार से ज्यादा नहीं है। एक सही होगा, बाकी तीन गलत। अभी बीच में क्या हुआ था, 2023 में जब मैंने एग्जाम दिया सिविल्स का, मुझे ये पता चला कि मेरा नहीं हो रहा है ना, तो उसके बाद मैं एक पार्टी में गया हुआ था, तो वहां मेरा दोस्त मुझे एक मोटिवेट करने लगा। मोटिवेशन में क्या कहता है, देख भाई कोई दिक्कत नहीं है उदास होने की और ये सब होने की, लाइफ बड़ी सिंपल है, इसमें चार ऑप्शन होते हैं, एक सही होगा, तीन गलत होंगे। तो भाई कहना क्या चाहता है इसमें, ये तो मुझे भी पता है, एग्जाम में मेरे यही हुआ है कि तीन गलत होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है। जस्टिस संजय कुमार, झारखंड हाईकोर्ट के क्या रहे थे ये? 14 चीफ जस्टिस रहे हैं। उसके बाद से इन्हें क्या अपॉइंट कर लिया गया? अभी जीएसटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट। जीएसटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना कब है? राहुल बताएगा पीछे वाला, कब बना ये जीएसटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? और पॉलिटी हो चुकी है तुम लोगों की। यही रुक रहा है ना तो दिल्ली में ही है ना अभी? कब आया? 2 तारीख को आया। वही इसका मैसेज आया था मेरे पास। 15 दिन से पढ़ाई तो की नहीं होगी जरा भी। नहीं अभी नहीं करना है, एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करना है। अभी कर देगा ना, सब भूल जाएगा एग्जाम तक। 2017 जिस साल जीएसटी आया उसी साल क्या बनाया गया इसका? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। किस एक्ट में बनाया जाता है? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है? कैसी बॉडी है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976 में, और इस अमेंडमेंट में दो नए आर्टिकल जोड़े गए थे, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। ठीक है, आर्टिकल 323A जो है इसमें बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कौन से ट्रिब्यूनल बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अच्छा, ट्रिब्यूनल्स होते क्या है? अपन इतनी देर से सुन रहे हैं, ये ट्रिब्यूनल्स होते क्या है? काइंड ऑफ कोर्ट्स तो ऑब्वियसली बात है, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसका प्रेसिडेंट बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्या है? कोर्ट है। क्या है, इंडिया में एक बड़ी समस्या आती थी। समस्या थी कि जब भी हमारे यहाँ इंसाफ की बात आती थी, जस्टिस की बात आती थी, तो होता यह था कि लोअर कोर्ट से शुरुआत होगी। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाता था, देन किस में जाता था? हाई कोर्ट में जाएगा, और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे केसेस। अब इस वजह से क्या होता था? जस्टिस डिले हो जाता था, और जस्टिस डिले एक बहुत अच्छी कोर्ट कही गई है, जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ देर से मिला तो इसका मतलब इंसाफ नहीं मिला, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी जब पावर में थी, फुल पावर में, और इमरजेंसी का दौर था, तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को इस सब बाहर से हटा दो। तो उन्होंने बोला कि हम ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, बीच की प्रोसीडिंग्स ही खत्म करो, सीधा ट्रिब्यूनल्स के पास पहुंचो। ट्रिब्यूनल्स ने अगर जो फैसला दे दिया वो कैसा हो जाता था?
फाइनल। तो इन्होंने ट्रिब्यूनल्स बनाना शुरू, एक्ट बनवाया, वो आर्टिकल्स ऐड करवाए, लेकिन ट्रिब्यूनल्स बने नहीं। सबसे पहला ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा 1986 में, एक नया एक्ट लाया जाएगा, ट्रिब्यूनल्स एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, और 1986 से क्या बनना शुरू हो गए, ट्रिब्यूनल्स बनना स्टार्ट हो गए। कर क्या रही है, स्नैप ले रही थी फोटो, वो दिख गया था मुझे यहां से, ठीक है, वो दिख गए थे मुझे यहां से। ये तो क्लास डिस्टर्ब करने आए ना साक्षी। चलो ट्रिब्यूनल्स पे देख लेते हैं पहले। देखो उन लोगों की हो चुकी है तो पीछे ध्यान मत दो, वो तो करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो एग्जाम भी दे रहे हैं, वो करके भी बैठे हुए हैं सारा प्रिपरेशन। दिक्कत तुम लोगों की हो जाएगी फिर, है ना, पीछे पलट के भी देखना, वो उठा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बैठाऊंगा भी नहीं तुझे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या बना सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और अदर ट्रिब्यूनल्स, इसमें बनेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और इसमें बनते हैं अदर ट्रिब्यूनल्स। अदर में कौन सा आ जाता है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनाया गया था, तो वो किसके लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो वो अदर ट्रिब्यूनल्स में आएगा, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है वो किस में आ जाएंगे, आर्टिकल 323 ए में। और ये बनाने की पावर किसके पास है, केवल और केवल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अभी तक इसके लिए 17 टोटल ट्रिब्यूनल्स बना चुके हैं, जो कि हाई कोर्ट में जिनकी सीट होती है। 2 ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जिनकी सीट्स अलग है, मतलब 15 और 2, एक लखनऊ में है और दूसरा जयपुर में, ठीक है। इनकी 2 सीट्स हैं ये, बाकी 15 सीट्स का लगती हैं हाई कोर्ट की सीट पर ही, ठीक है। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स का काम ये रहता है कि जितनी भी वो है जस्टिस है वो स्पीडी हो जाए। जैसे जब आप लोग जॉब में चले जाओगे और आपकी जॉब का कोई केस आ जाता है, जैसे मान लो एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर आप लोगों की पेंशन रुक गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए आप लोग, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स में पहुंच गए एज इंस्पेक्टर, और मान लो आपकी पेंशन रुक गई या फिर सैलरी रुकी हुई है, आप पे कोई केस बन गया, तो आप अपने फेवर में केस कहां लड़ने जाओगे, ट्रिब्यूनल्स में। हर डिपार्टमेंट का अपना क्या होता है, एक ट्रिब्यूनल बना रखा है। इनकम टैक्स का अपना ट्रिब्यूनल है, ऐसे जीएसटी का अपना ट्रिब्यूनल है, कॉर्पोरेट टैक्स का अपना अलग से ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में बनाए गए हैं वो। तो ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए ताकि आपको क्या मिल पाए, स्पीडी ज्यूरिसडिक्शन, स्पीडी जस्टिस मिल पाए, जिससे आप आसानी से क्या कर पाओ, अपने केसेस लड़ पाओ। इसमें केसेस की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो नॉर्मल हाई कोर्ट की तरह या सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं होती, उसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। नेचुरल जस्टिस मतलब आपकी बात जो सुनेंगे उस पर ज्यादा भरोसा होगा रादर देन एविडेंस, जबकि नॉर्मल जस्टिस जो जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, एविडेंस बेस्ड। ट्रिब्यूनल से वैसे काम नहीं करते, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया। के बाद नेक्स्ट, रिसेंटली चाइना लॉन्च विच मिशन टू ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम मून। कौन सा बनाया है, वन वर्ड क्वेश्चन है, ये याद रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर है चेंज सिट। क्या बनाया है, चैंग E6, ठीक है। इसको कहां भेजा जा रहा है, फार साइड ऑफ द मून। मून की 2 साइड है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। अभी तक हम कहां जा चुके हैं, केवल केवल नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे नहीं गए। तो ये पहला मिशन भेजा जा रहा है जो साउथ पोल से क्या लेके आएगा, सैंपल्स कलेक्ट करके लाएगा। हाँ, साउथ से सैंपल नहीं आया ना, इंडिया ही तो पहुंच चुका है, इंडिया ने ही तो रोवर भेजा है ना अपने चंद्रयान 3 में। तो साउथ पोल से क्या है, सैंपल्स लाने हैं, वो चाइना कर रहा है, ठीक है। चाइना रिसेंटली क्या लेके आया था, रेगोलिथ। रेगोलिथ मैंने लास्ट क्लास बताया था, किस आउटपुट आउटकम बजट पढ़ रहे थे अपन, उसमें बताया था
चाइना के लेके आया था, रेगोलिथ लेकर आया था, उसमें उसने क्या ग्रो किया, राइस, है ना। तो अब वो सैंपल्स कहां से लाएगा, साउथ पोल से, और देखते हैं इस सैंपल में क्या मिलता है नया, ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे या फिर ज्यादा गैसेस, जो भी हो उसका पता लगेगा। लेकिन एक और अच्छी बात हुई है, अच्छा इसके बाद ही वो क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज टू होस्ट वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है, कौन सी प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लेकिन आप लोगों का जवाब यहां हाँ, असम इसे होस्ट कर रहा है इस बार, असम, गुवाहाटी, ठीक है। इससे पहले अब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ये बन जाता है, जैसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया कि चलो ठीक है असम जो है वो क्या कर रहा है, इस साल होस्ट कर रहा है, तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले इंडिया ने कब होस्ट किया है, तो वो होस्ट किया था 2008 में, और तब कौन था होस्ट, पुणे, महाराष्ट्र। बस ये क्वेश्चन बन जाएगा, और ये वो क्या कह देंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। क्यों कह देंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में 2008 के बाद अब इंडिया इस चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है, ऐसे ही लिंक होता है करंट अफेयर्स। इसके बाद 2 कप और है, थॉमस एंड उबर कप। ये भी किससे एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से, ठीक है। इनके भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, उबर कप भी किससे एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से, ठीक है। ये 1982 में शुरू हुआ था और ये 1984 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये सबको पता होना चाहिए, क्या रैंक आई है इंडिया की, 150। कितनी रैंक इंडिया की, तो जोर से बोलो ना, कॉन्फिडेंस के साथ। जीडी में यही हुआ होगा ना, जीडी हुआ ही नहीं, हाँ तो जीडी क्या कुछ बोला हुआ था तुमने, नरेशन किया था, मुझे लगा जीडी थोड़ा ब्रेक के बाद देखूंगी, तो 15 के बाद खत्म होती है, एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, वो एक समझ नहीं आया क्या बोला, तो लेकिन वो बिल्कुल क्या बोला, स्टोरी समझाई में स्टोरी क्या किस तरह है। अरे तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ना, ये सब भी देंगे ना, मतलब उसमें से बन जाता है ना फिश मार्केट टाइप में, तो हमें तब फिश मार्केट बना दी थी तुमने वहां। बन गया था पूरा। सो इस बार जो रैंक आई है इंडिया की 2024 में वो कितनी आई है, 159। पहले कितनी रैंक थी 2023 में, 161। सो हमने क्या किया, इंप्रूव कर लिया है। अच्छा टोटल कंट्रीज कितनी होती हैं, 180। इसमें जो टोटल कंट्रीज लेते हैं ये 180 कंट्रीज लेते हैं। कौन ये इंडेक्स पब्लिश करता है, तो वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 1985 में से शुरू किया गया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1985 में शुरू किया गया था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 180 कंट्रीज की ये लिस्ट निकालती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कि कहां और किस कंट्री में प्रेस को सबसे ज्यादा क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है। इंडिया की रैंक पाकिस्तान से भी नीचे है, मतलब हमारे से ज्यादा प्रेस कहां फ्री है, पाकिस्तान में, टर्की में, इंडोनेशिया में। इसके अलावा अगर फर्स्ट रैंक पूछी जाए तो कौन रहेगा, इस बार नॉर्वे है। सेकंड रैंक पे डेनमार्क, थर्ड पे स्वीडन। वैसे आपने एक टाइम देखा ये सारी की सारी ऑलमोस्ट कंट्रीज होंगी यूरोपियन यूनियन में है, जो उसमें भी केवल नॉर्डिक कंट्रीज रहती हैं, हाँ वही। तो एक्चुअल में वहां है ना ये सारी चीजें,
स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एक तो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और उसके बाद वहां सारी फैसिलिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से वहां सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जाती है। वहां प्रेस इतनी फ्री है, वो एक्चुअल में सारी चीजें कवर कर लेगी। जैसे अगर सेक्युलर कंट्री की बात करें अपन, तो क्या इंडिया सेक्युलर है? ऑन पेपर्स, इन पेपर नहीं, ऑन पेपर्स। ऑन पेपर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या है? सेक्युलर है। लेकिन हम सेक्युलर है? वर्ल्ड में एक्चुअल में केवल एक ही कंट्री कंप्लीटली सेक्युलर है, वो कौन सी है? हाँ, फ्रांस। पूरी तरह से सेक्युलर है वो। आप वहां किसी का भी मजाक उड़ाओ, आपसे कोई कुछ नहीं बोलता। क्या बोल रहे हो सर, अभी वहाँ पे इतने अरे वो अलग मैटर था, मतलब मजाक, ये एक कम्युनिटी ने इशू बना दिया था फिर। लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है वहां की आपको कोई रोकती नहीं। जैसे वहां अपने यहाँ क्या है ना, आप कुछ भी बोल दो एक बार। जैसे अभी जो इंसिडेंट हुआ था फ्रांस में, हाँ, उस बंदे ने मुस्लिम के सामने मतलब पुलिस की हेल्प लेके तब जलाई मुसलमान, बहुत बड़ा इशू बना था इसका। लेट हो गए तुम यार, अब क्या करोगे आके? इशू बना था क्योंकि एक्चुअल में वहां पर क्या है, वो सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस में कुछ नहीं होगा, रिलीजन आपका क्या है? एक प्राइवेट स्फीयर। ऐसी चाइना जो है वो भी कैसी है? वर्ल्ड की मोस्ट सेकुलर कंट्री। नहीं नहीं, ऑन पेपर्स नहीं, वहां रियलिटी है। वहां सरदारों को पकड़ी नहीं पहनने देते। मुसलमानों को तो लेबर कैंप्स में भेज रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो अलग से रखते हैं। उगायर मुस्लिम्स जो है वो अलग रीजन में आ जाते हैं। पूरा चाइना जो है वो ईस्ट में बसता है। उगायर मुस्लिम्स को वो एज अ चाइनीज ट्रीट ही नहीं करते। कजाकिस्तान वाले पार्ट में आ गए। कजाकिस्तान वाले नहीं, वो अपने इस वाले हिस्से में आ जाते हैं। तिब्बत से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो लगता है वहीं पर आ जाते हैं बेचारे, तो उनको वो ट्रीटमेंट ही अलग देते हैं। बाकी अगर आप अभी भी अगर आप चले जाओ तो ना वहां बीएड बढ़ाने देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ना बाल बढ़ाने देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नॉर्मली स्टाइल है तो अलग बात है, रिलीजन के नाम पे वहां कुछ नहीं कर सकते। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यही कंट्रीज क्या करती हैं? टॉप करती हैं मेनली। कारण इनका क्या है? नहीं वो नहीं है, वो डेवलप भी है। डेवलप्ड है। और मेनली बात यह है कि एक्चुअल में जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो सब कहाँ हैं? यही है। तो ज्यादा अच्छी रिसर्च क्या कर पाते हैं? डाटा ही अच्छा मिल पाता है ना। अब हमारे यहाँ डाटा लेने आते हैं, 140 करोड़ की आबादी है, सैंपल लिया जाता है कितने डाटा का? 40,000, 50,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। अब उसके बेसिस पे तुम 140 करोड़ लोगों को जज करके रिपोर्ट दे देते हो। ऐसे ही एक रिपोर्ट आती थी, कौन सी? हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं, वर्ल्ड बैंक इशू करती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, है ना। वो क्या थी? पूरी मैनिपुलेटेड होती थी। उसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही थी, लेकिन इंडिया की कंडीशंस अच्छी नहीं बता रहे थे। इंडिया की रैंकिंग जो है लगातार इंप्रूव करवा रहे हैं, 10 रैंक से 20 रैंक से ऐसे इंप्रूव करवा दी थी, लेकिन कंडीशन ज्यादा फेवरेबल कहां बता रहे थे? चाइना में। तो कई सारी कंट्रीज मिलकर पहुंच गई वर्ल्ड बैंक के पास, बोलते हैं इस रिपोर्ट को करो बंद, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो ही नहीं पा रही है, एफडीआई कम हो रही है, चाइना ज्यादा एफडीआई चली जाती है। तो ये सारी चीजें हुई। तब उस रिपोर्ट को क्या किया गया? 2022 में बंद करवा दिया, मतलब फाइनली इसे क्या कर दो? बंद करो। तब से वो रिपोर्ट आना बंद हो गई। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमेशा आती रहेगी। कारण क्या है इसका? इसके सपोर्टर्स वो यही चाहते हैं क्या बनी रहे? हमेशा डेमोक्रेसी हर कंट्री में बनी रहे। और डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर किसे कहा जाता है? प्रेस को। और अगर प्रेस ही फ्री नहीं है तो जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक तक सही नहीं पहुंच सकेगी। इस वजह से ये रिपोर्ट्स देते हैं। चाइना का अगर देखा जाए तो वो हमसे ऊपर है। किसमें? फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बट वहां पे तो जो इंफॉर्मेशन है वो काफी जगह पे तो मैनिपुलेटेड रहती है। हाँ वही ना। और यहाँ तक कि चाइना का तो माउथ पीस की एक ग्लोबल टाइम्स, और वहां तक कि ये वहां पे डेमोक्रेसी वहां पे तो प्रॉपर डिक्टेटरशिप चलती है। प्रॉपर डिक्टेटरशिप है ना, इसी वजह से। तो हमारे लिए क्यों ये गलत बात है? भाई जहां डेमोक्रेसी है, हम तो ओपनली बोलते हैं दैट वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अगर हमारे ही प्रेस फ्री नहीं है, चाइना कभी बोलते ही नहीं वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, वो रिपब्लिक कंट्री है बस। कभी आपने ये नहीं देखा हुआ चाइना इज अ डेमोक्रेटिक, चाइना इज अ रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ चाइना। डेमोक्रेटिक ऑफ चाइना नहीं बोलते वो लोग, है ही नहीं। लेकिन चाइना में फिर भी लोगों को इतनी आजादी रहती है जो हमसे ज्यादा रहती है इन केस ऑफ स्पीकिंग। ये तुम्हें लगता है बोलने में,
हमारे यहाँ अभी बोल के दिखा दे कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जस्ट एक वर्ड, अगर तुम ज्यादा फेमस नहीं हो ना तो यूएपीए तुम्हारे ऊपर तुरंत लगेगा, तुरंत। और अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो आसपा लगने में टाइम नहीं लगता। यूएपीए से ज्यादा ना, अभी एक रिपोर्टर के ऊपर यूएपीए का केस बना था 2021 में। सर उसने कोई रिपोर्टिंग करी नहीं, उसको कभी लाइफ में रिपोर्टिंग। हाथरस जा रहा था उसकी बोल रहा ना, हाँ, हाथरस कांड के बाद केरला से एक रिपोर्टर निकला था, हाथरस जा रहा था, यूएपीए लगा दिया 1 साल के लिए अंदर। अब सोच लो वो बेचारा रिपोर्टिंग करने पहुंच ही नहीं पाया हाथरस। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि उसका जो ट्विटर चैनल है वो लास्ट 10 इयर्स से इनएक्टिव था, और सडनली उसके नाम का एक ट्विटर चैनल बनता है और उसकी ट्वीट्स वगैरह ऐसे फैलती है। उससे हमें मतलब नहीं है, हमें, मैं अपने स्टूडेंट लेवल बोल रहा हूँ, वो पब्लिक को मतलब होना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन ये है कि यूएपी का यूज इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से किया, खासकर 2019 के बाद से, तो उस वजह से ये रिपोर्ट्स आती हैं। इस रिपोर्ट में वो कंसिडर नहीं किया जाता कि लोगों को बोलने दिया जा रहा है या नहीं, प्रेस कितनी आजाद है बोलने के लिए और वो कितनी कैसी रिपोर्टिंग कर रही है, इसके बारे में बताते हैं। तो उस पर रिलीज करते हैं क्या, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके बाद MQ-9B प्रेडेटर इज रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये क्या है, क्या एक ड्रोन है, कहां से लिया है? So option तो आंसर वैसे ही दे दिया उसने पीछे से, इट्स अ हाई एल्टीट्यूड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। इसी को अपन क्या कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। यूएस से, इंडिया ने यूएस से लिए, 2 तरीके के हैं, स्काई और सी गार्जियन। सबसे पहले नेवी को मिल गए, अब किसको मिलना शुरू हो चुके हैं, एयरफोर्स को। दूसरे ड्रोन्स इंडिया कहां से ले रही है, किससे ले रही है, इजराइल से। इसके बाद विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड। निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है? इट्स अ म्यूचुअल फंड, याद रखो। ये क्या है, एक म्यूचुअल फंड है। किसने किया ये? यूटीआई, ग्रो, अपस्टॉक और ज़ेरोधा। ठीक है, अरे तू थोड़ा सा इधर हो जा। हाँ हाँ, किसने किया है भाई? और भी ऑप्शन हैं उसमें। ये किया है ग्रो ने। ग्रो म्यूचुअल फंड जो है उसने क्या किया है, एक नया नॉन साइक्लिकल, नॉन साइक्लिकल का मतलब है लॉन्ग टर्म। कैसा है ये? लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अगेन एंड अगेन जो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। एक बार इन्वेस्टमेंट डालो, पूरी लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट हो जाएगी और आप तुरंत उसे विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। तो ये नॉन साइक्लिकल है, साइकिल नहीं चलानी है आपको बार बार हर साल इन्वेस्टमेंट की, एसआईपी जैसी। आप क्या कर सकते हो, एक बार में पूरा फंड इन्वेस्ट करके डाल सकते हो और वो ग्रो क्या करेगी, उसे मैनेज करेगी। अच्छा, इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन देखा था पीएमएस, ग्रो क्या बन जाएगी, एक पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो ग्रो ने ऐसे किया है। अप्रूवल किससे लेगी? ऑब्वियसली बात है सेबी से, फर्स्ट टाइम है। और निफ्टी क्या है? निफ्टी क्या है? टॉप 50 कंपनीज का एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कब बनाया गया था? 1992 में। और इन्हीं का क्या है, ये एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स की वजह से ये क्या मेजर कर पाते हैं
कि मार्केट में जो है वैल्यूज कंपनी के शेयर्स की ऊपर जा रही हैं या फिर नीचे आ रही हैं। एनएससी में कई सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है, लेकिन हम देखते कितनी है, टॉप 50। ठीक है, टॉप 50 में कौन कौन सी कंपनियां आ जाएंगी, जो हमेशा लगातार क्या रहती हैं, 12 महीने तक प्रॉफिट में रहती हैं, जिनके शेयर प्राइस हमेशा कैसे चलते हैं, हाई चलते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, इसमें कंसिडर किया जाता है। जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, वैसे निफ्टी में कितनी कंपनीज हैं, 50 कंपनीज है। अगर इन 50 कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट कैसी कर रही है, ऊपर जा रही है, और इनका नीचे जा रहा है शेयर प्राइस, तो क्या चल रहा है, मार्केट। इसी को अपन क्या करते हैं, कंपोजिट फॉर्म में बोल देते हैं कि निफ्टी है। ठीक है, और वैसे ही सेंसेक्स बन जाता है। सेंसेक्स किसका है, बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब बनाई गई थी, 1872। ठीक है, तो बाकी के करंट अफेयर्स के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।